मेंडलिज्म या मेंडलवाद से तात्पर्य उन आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांतों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किन्हीं भी लक्षणों की वंशानुगति को समझाते हैं। अपने कार्य मटर के पादप पे अपने कार्य के माध्यम से मेंडल ने क्लासिकल जेनेटिक्स के दो मूलभूत सिद्धांतों की बात करी, प्रिंसिपल्स की बात करी, और जो प्रथम सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। वो है पृथक्करण का सिद्धांत। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल के सेकंड लॉ की, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। जो मेंडल का प्रथम नियम है, आनुवंशिकी का प्रथम नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो आधारशिला रखता है मेंडल के सेकंड लॉ की, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो 4 बेसिक कंसेप्ट्स पर आधारित है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, यहाँ हम सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं, सिंस इट इज द बेसिस ऑफ our today's video, that is on the law of independent assortment. तो सबसे पहली चीज जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, वो है कि जो जीन्स हैं दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दैट इज डिफरेंट अलील्स आर देयर। ये जो अलील्स हैं इनमें से एक अलील दूसरे के एक्सप्रेशन को अवरुद्ध कर सकता है, मास्क कर सकता है, अर्थात इन अलील्स में से एक प्रभावी कारक होता है और दूसरा अप्रभावी कारक। ये दोनों अलील्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में एक दूसरे इनहेरिट होते हैं एक संतति से दूसरी संतति में, और किसी भी डिप्लॉयड सेल में दोनों समजात गुणसूत्रों पर एक एक अलील उपस्थित होता है। इनमें से एक अलील फीमेल मैटरनल पेरेंट से आता है और दूसरा अलील पैटर्नल पेरेंट से प्राप्त होता है। ये अलील मियोसिस के समय में, जब गैमीट्स बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय, उस समय जनक कोशिकाओं में उपस्थित ये अलील्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट these alleles they segregate or separate during gamete formation। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेग्रीगेशन के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते समय दो अलील्स का एक दूसरे से पृथक होना। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसको प्रतिपादित किया था मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के आधार पर, जहाँ पर उन्होंने एक बार में एक लक्षण को कंसिडर किया था और उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके और वे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के निष्कर्ष पे पहुंचे थे। मोनोहाइब्रिड प्रोसेस के पश्चात मेंडल ने एक बार में मटर के पादप के दो लक्षणों को एक साथ कंसिडर किया, अर्थात डाइहाइब्रिड क्रॉस किए। डाइहाइब्रिड क्रॉस जहाँ पर हम एक बार में किन्हीं दो लक्षणों को कंसिडर कर रहे हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करते समय भी उनका जो मोडस ऑपरेंडाई था, किस प्रकार से उन्होंने ये क्रॉस किए, दैट वाज द सेम। सर्वप्रथम उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग जनक लिए जो प्रत्येक संतति में सेम फिनोटाइप,
सेम लक्षण प्रारूप उत्पन्न कर रहे थे। एक लिया रंग के लिए और दूसरा उसके शेप के लिए। फॉर एग्जाम्पल येलो सीड्स विच आर राउंड इन शेप। यह दो जीन्स द्वारा गवर्न है, Y जो येलो कलर प्रदान करता है और R जो उसका शेप निर्धारित करता है मटर के बीजों का। इसके जो पेयर का दूसरा अलील है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वो है हरे झुर्रीदार बीज और इनके अलील्स हैं स्मॉल y फॉर ग्रीन और स्मॉल r फॉर व्रिंकल्ड, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। दोनों ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट करवाया, उससे प्राप्त जो F1 जनरेशन थी, जो संकर प्राप्त हुए, उनमें सभी पादपों में येलो सीड्स जो राउंड शेप के थे, गोल आकार के थे, वे प्राप्त हुए। और इनमें जब परागण होने दिया गया, उस समय इन दो के अतिरिक्त भी दो नए फिनोटाइप्स लक्षण प्राप्त हुए। फिनोटिपिकली अगर उनके लक्षणों की जो हमको नजर आ रहे हैं, जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी बात करें तो जो पेरेंट थे उनके जैसे पीले रंग के गोल बीज भी प्राप्त हुए, हरे रंग के और झुर्रीदार बीज भी प्राप्त हुए, किंतु इन दोनों के अतिरिक्त F2 जनरेशन में हरे गोल बीज भी मिल गए और पीले झुर्रीदार बीज भी उपलब्ध थे। और जब इनका स्टैटिस्टिकल डेटा रखा गया तो ये देखा गया कि ये चारों प्रकार के जो बीज प्राप्त हुए, उनका अनुपात 9:3:3:1 था, अर्थात 9 out of the 16 seeds obtained were yellow and round, 3 were green and round, another 3 out of every 16 were yellow and wrinkled, और हर 16 बीज में से एक बीज हमारा हरे रंग का झुर्रीदार बीज था। तो इन दो नए फिनोटाइप्स के उत्पन्न होने को उन्होंने समझाया अपना यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम प्रतिपादित करके। अब एक बार अगर हम व्हाट हैपन्स ऑन द जेनेटिक लेवल, जब हम इस तरह के क्रॉस करवाते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, तो जब हम कह रहे हैं ट्रू ब्रीडिंग, तो दो जीन्स हैं, डोमिनेंट आर होमोजाइगस अवस्था में, समयुग्मजी अवस्था में, और समयुग्मजी अवस्था में ही प्रभावी Y जीन्स, और दूसरे पेरेंट में समयुग्मजी अप्रभावी जीन्स हैं इन दोनों लक्षणों के लिए, दैट इज स्मॉल r एंड स्मॉल y। तो इनके जब गैमीट्स बनेंगे, उस समय प्रत्येक गैमीट में ये दोनों जीन आपके आएंगे। तो जब दिस इज योर R एंड दिस इज योर Y, और इसका जो समजात गुणसूत्र है उसमें भी सेम अलील्स दे आर देयर, एंड सेम इज द केस फॉर हियर। तो जब इनके गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स बनेंगे R dominant and Y dominant for this parent, and recessive R and recessive Y for the second parent। और इन दोनों के संकरण से जो F1 जनरेशन उत्पन्न होगी, उसमें सभी जीन्स
आपके जितने सभी बीज उनका जीनोटाइप में ये दोनों जो अपने जीन्स हैं ये विषम युग्मजी अवस्था में होंगे. दे आर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन. डोमिनेंट आर विद रेसेसिव आर एंड डोमिनेंट वाई विद रेसेसिव वाई. और इसके जब गैमीट्स बनेंगे उस समय हमारे पास 4 प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रत्येक गैमीट में हमारे दोनों जीन्स उपलब्ध होना आवश्यक है. तो डोमिनेंट आर के साथ डोमिनेंट वाई, डोमिनेंट आर के साथ रेसेसिव वाई, और जो अप्रभावी आर है उसके साथ प्रभावी वाई, और एक गैमीट प्राप्त होगा जिसमें ये दोनों अप्रभावी अलील्स के रूप में उपलब्ध हैं. तो इस प्रकार से जो दोनों पेरेंट्स हैं जब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो जो पोलन ग्रेन है वो भी 4 प्रकार के जीनोटाइप से युक्त है, और जो ओव्यूल्स हैं वो भी 4 प्रकार के जीनोटाइप्स युक्त हैं. और ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से किसी भी कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. So, because of this independent assortment of the pair of genes, कि ये किसी भी कॉम्बिनेशन में ये गैमेट्स एक दूसरे के से फ्यूज होकर के जाइगोट बना सकते हैं. अतः ये डिफरेंट जीनोटाइप्स प्राप्त हो रहे हैं जिनमें दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, and all the possible means these are the 16 combinations. जब हम पुन्नट स्क्वायर बनाते हैं तो हम एक जनक से प्राप्त गैमेट्स इधर लिख लेते हैं, दूसरे जनक से प्राप्त गैमेट्स इधर लिख लेते हैं, और उसके बाद जो स्क्वायर है उनका जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है वहां पर जाइगोट के इन जीनोटाइप को लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाले जो जीनोटाइप हैं जिसमें हमको राउंड येलो प्राप्त होने हैं, अर्थात राउंड और येलो का एक एक प्रभावी अलील उपस्थित होना है. दीज आर द 9 इंडिविजुअल्स जिसमें येलो कलर्ड राउंड सीड्स प्राप्त होंगे. इसके अतिरिक्त आपका ये 3 इस प्रकार के हैं जिसमें दे आर राउंड, मतलब एक प्रभावी आर कारक है, और जो वाई है वो समयुग्मजी अप्रभावी कारक के रूप में है. 3 प्राप्त हो रहे हैं हमें जिसमें जो हमारा आर है वो समयुग्मजी रेसेसिव कंडीशन अप्रभावी के रूप में कारक के रूप में है, और जो y है उसकी कम से कम एक प्रभावी प्रति उपलब्ध है, और जो हमारा एक बचा उसमें दोनों जो हमारे अलील्स हैं वो समयुग्मजी अप्रभावी अलील्स के रूप में है. तो इस प्रकार से क्योंकि at the time of fertilization there is independent assortment of the different pairs of alleles जो 2 विभिन्न लक्षणों को गवर्न कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारा जो प्राप्त हो रही है संतति उसमें फिनोटिपिक रेशियो प्राप्त हो रहा है 9:3:3:1, जिसमें ये 2 नए कॉम्बिनेशंस हैं. तो
अगर जो जीन कंपोजिशन या जीनोटाइप की बात करें तो these are the different genotypes. 4 plus 2 plus 2 plus 1, that is 9 genotypes उपलब्ध होते हैं। और phenotypes हमें 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं अगर हम एक बार में 2 लक्षणों का क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें। क्योंकि येलो और राउंड प्राप्त होंगे जब दोनों अलील्स का कम से कम एक प्रभावी कारक उपलब्ध होगा। यदि जो आपका कलर को डिटरमाइन करने वाला जीन है वो अपने समयुग्मजी अप्रभावी रूप में हो और दूसरा सम या विषम युग्मजी हो पर एक प्रभावी कारक हो उसके शेप को डिटरमाइन करने वाला, तो हमको राउंड विद ग्रीन सीड्स प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से यदि जो इसका शेप निर्धारित करने वाला जीन है वो समयुग्मजी अप्रभावी रूप में हो और जो कलर डिटरमाइन करने वाला उसका कम से कम एक प्रभावी कारक उपलब्ध हो, तो हमें झुर्रीदार पीले बीज प्राप्त होंगे। और यदि दोनों जीन्स R और Y अपनी समयुग्मजी अवस्था में है, अप्रभावी अलील्स की समयुग्मजी अवस्था में, तो हमें झुर्रीदार हरे बीज प्राप्त होंगे। तो एक आजकल जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें सवाल आते हैं कि कितने प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं गिवन क्रॉस में, या गिवन क्रॉस में कितने फिनोटाइप्स बनेंगे, कितने प्रकार के एक्सप्रेस ट्रेट्स नजर आएंगे, या कितने प्रकार के जीन प्रारूप उपलब्ध होंगे गिवन क्रॉस में। गिवन क्रॉस से मेरा मतलब है डाइहाइब्रिड हो सकता है, एक बार में हम 3 लक्षणों को अगर कंसिडर करते हैं तो वो ट्राई हाइब्रिड हो सकता है, एंड सो ऑन। तो these are the equations with the help of which you can determine the possible phenotypes, genotypes and gametes जो हमको किन्हीं 2 पेरेंट्स के क्रॉस से प्राप्त होते हैं। जो टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ गैमीट्स और काइंड्स ऑफ फिनोटाइप है वो ज्ञात करने के लिए हमारी इक्वेशन है 2 to the power n, जहाँ पे n is the number of genes that are being considered। जितने प्रकार के ट्रेट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मेंडलिज्म का जो बेसिक एक कंसेप्ट है वो है कि प्रत्येक लक्षण एक जीन द्वारा निर्धारित है। तो जितने जीन्स हैं वो, या जितने ट्रेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं गिवन क्रॉस में, दैट इज n। तो यदि एक है मोनोहाइब्रिड है तो 2 to the power 1, दैट मीन्स 2 प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होंगे। और फिनोटाइप भी 2 to the power 1 2 ही प्रकार के प्राप्त होंगे। और जो जीन प्रारूप हैं वो 3 to the power 1, दैट इज 3 प्रकार के प्राप्त होंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर देखा गया है। दैट मीन्स 2 ट्रेट्स जिनको गवर्न करने वाले 2 जीन्स, तो कितने प्रकार के गैमेट्स बनने चाहिए? 2 to the power 2, 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। कितने प्रकार के फिनोटाइप्स, लक्षण प्रारूप प्राप्त होंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस से? 2 स्क्वायर, that means 4. So these are the 4 phenotypes that are available। और कितने प्रकार के जीन प्रारूप होंगे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में? तो that will be 3 square, that means 9, and these are the 9 genotypes that are obtained from a dihybrid cross। तो यदि हम ये इक्वेशंस याद करते हैं तो we can easily solve such problems based on the uh, different types of crosses, dihybrid, trihybrid and so on।
इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के माध्यम से। क्रॉसेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हमने बात की है सिर्फ दो लक्षणों की, जो सीड हैं उनके रंग और आकार की। मेंडल ने अपने सातों ट्रेट्स के विभिन्न कॉम्बिनेशन से ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे और सभी के रिजल्ट्स उनको सिमिलर प्राप्त हुए थे। तो इन सभी के जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके रिजल्ट से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जिसको हम आज की तारीख पे आनुवंशिकी के द्वितीय नियम के रूप में जानते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। इसके अनुसार जो अलील के पेयर्स हैं, जो युग्म हैं, वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं जब गैमीट्स बनते हैं। यहाँ पे मैं वापस से ये चीज़ रिवाइज करना चाहूँगी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बात की थी कि एक युग्म के जो दो अलील्स हैं, द टू अलील्स ऑफ अ पेयर present on two different homologous chromosomes, they separate from each other at the time of gamete formation. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते समय हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट जीन्स की, जो अपने आप में युग्म के रूप में उपलब्ध हैं। तो ये दोनों जीन्स एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं जब वो जनक से गैमीट्स में ट्रांसफर होते हैं। दे असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और इस प्रकार से वे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें भी इंडिपेंडेंटली कैरी ओवर होते हैं। अब यह सिर्फ तब संभव है जब ये दोनों जीन्स या तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर उपस्थित हो, कि दोनों क्रोमोसोम्स का एक होमोलोग, एक सिस्टर क्रोमैटिड एक गैमीट में आ गया, या अगर एक ही क्रोमोसोम पर सिचुएटेड हैं तो उस केस में इन जो जीन्स हैं इनको इतना दूर होना है, जो ये दो जीन्स हैं इनको एक दूसरे से बहुत दूर होना है in case they are present on the same chromosome, and that is because crossing over takes place during meiosis 1, और वह तभी संभव है जब there is distance between these two genes that are being considered. तो इसलिए यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बेसिक रिक्विजिशन है कि either the two genes should be present on different chromosomes or they should be separated, इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए if present on a same chromosome, ताकि बीच में frequent crossing over संभव हो सके। और इसके फलस्वरूप मियोसिस के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन फॉलोड बाय क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जो बनने वाले गैमीट्स हैं उनकी संख्या बराबर होती है, अर्थात चारों प्रकार के गैमीट्स की जो मात्रा है या संख्या है दैट विल बी सेम if these conditions they are fulfilled, that is if the two genes they are either present on two different chromosomes, या अगर एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो उनके बीच में sufficient distance है so that frequent crossing over may take place। और यदि यह स्थितियां नहीं है, देखिए मेंडल बहुत खुशकिस्मत थे कि उन्होंने जो 7 ट्रेट्स चूज किए वे ये बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहे थे, बट ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स ऑफ द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए
और ये देखा गया कि कुछ एक्सेप्शंस हैं मेंडल के इन दोनों बेसिक सिद्धांतों के और उनके कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के भी। कई बार हम मेंडल के 3 सिद्धांत कहते हैं, आनुवंशिकी के 3 नियम कहते हैं, जिसमें डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह देते हैं। और कई बुक्स में कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस माना गया है और आनुवंशिकी के सिद्धांत 2 माने गए हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन मेंडलिज्म, ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इनके अपवाद भी पाए जाते हैं इस लिविंग वर्ल्ड में। ये अपवाद क्या हो सकते हैं कि दोनों जो कारक हैं, हमने कहा एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी थे, अपूर्ण प्रभाविता, अर्थात प्रभावी है तो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। अप्रभावी जो दूसरा जो हमारा अलील है, उसका भी कुछ लक्षण प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो पा रहा है सर्टेन डिग्री। दूसरी चीज है कि हमने बात की कि एक ट्रेट को एक ही जीन कोड कर रहा है, अर्थात एक लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी है। कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनको निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन्स दे आर रिक्वायर्ड, सो दैट अगेन will be an exception to मेंडलिज्म। तीसरी चीज हो सकती है कि जो हम प्रभाविता की बात करते हैं, उसमें दोनों कारक को डोमिनेंट है, दोनों अपना लक्षण प्रकट कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमें संतति प्राप्त हो रही है, दैट इज समवेयर इन बिटवीन, न प्रभावी की तरफ है उसके लक्षण, न अप्रभावी की तरफ है। द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन lies somewhere in between the two extremes, so that is कोडोमिनेंस। अभी तक हमने बात की कि प्रत्येक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, लंबा है तो बौना, पीले रंग का है तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया हरा। पर ऐसे भी जीन्स हैं जिनके 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स उपलब्ध होते हैं किसी पॉपुलेशन में। 2n में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दोज मल्टीपल अलील्स में भी थे, पर पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर जीन के 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स या अलील उपलब्ध हो सकते हैं, which leads to exceptions. Next exception to Mendelism is pleiotropy, जहां पर एक जीन कई प्रभाव, कई लक्षण उत्पन्न कर रहा है, एंड एट टाइम्स दीज फिनोटिपिक ट्रेट्स ये एक दूसरे से संबद्ध भी नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न लक्षण हैं, लेकिन दे आर अल्टीमेटली बीइंग गवर्न्ड बाय द सेम जीन। तो एक जीन एक लक्षण, यही हर बार इसकी अनुपालना हो, यह कोई जरूरी नहीं है। एक जीन एक से अधिक लक्षणों को भी निर्धारित कर सकता है। कुछ अलील्स होते हैं जो जब उपलब्ध होंगे, चाहे समयुग्मजीय अवस्था में या विषमयुग्मजीय अवस्था में, तो वह उस कोशिका, उस जीव के एग्जिस्टेंस को ही रोक सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ अलील्स दे आर नोन एज लीथल अलील्स, घातक अलील्स। कुछ लक्षण हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्स में ही प्रकट होते हैं, या तो मादा में या नर में, अर्थात ये सेक्स लिंक्ड है। दैट इज बिकॉज द जीन्स दैट गवर्न दिस पर्टिकुलर ट्रेट्स वो सेक्स क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं। तो presence of sex linkage also is an exception to the basic Mendelism. फिर जो डिफरेंट जीन्स हैं जो कोई एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं,
जिसको हमने कहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे से जो इंटरैक्ट करते हैं, लक्षण एक ही प्रकट हो रहा है पर उस एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक से अधिक जीन्स हैं और यह जीन्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमें लक्षण प्राप्त होते हैं उनमें भिन्नताएं आ जाती हैं। तो दैट इज द जेनेटिक इंटरैक्शन। इन दैट केस जो हमारा डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1 वो नहीं फॉलो होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरैक्शंस में। और जो वातावरण है वो भी प्रभावित करता है विभिन्न लक्षणों को या पर्टिकुलर जीन्स के एक्सप्रेशन को, which also leads to exception to these basic principles जो मेंडल ने प्रतिपादित किए। तो इस प्रकार से there are many reasons जिनके कारण मेंडलिज्म में अपवाद पाए जाते हैं और इन अपवादों की, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलीलिक और इंटर अलीलिक इंटरैक्शंस की बात हम करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में।